हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी वास्तविक संख्या के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट जानने वाले हैं जो 2022 एग्जामिनेशन यानी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है उस सभी नोट को इसमें हम रखे हुए हैं, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि इस नोट को पढ़ने से आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है। उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं या सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो है उसका वीडियो हम पहले से बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाके आप चाहे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए हम ऑब्जेक्टिव का नोट शुरू करते हैं कि नोट किस प्रकार से नोट है जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं। लिखा हुआ है 1 नंबर में कि a बराबर बी की प्लस आर को भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन या भाग लेमा विधि कहा जाता है। यानी कि 3 नाम है, तीनों नाम एक ही चीज़ कहा जाता है। वो क्या है कि 3 नाम है, आपको देख रहे हैं कि भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन या भाग लेमा विधि। तीनों में से कोई नाम बोले मतलब एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये तीनों नाम का एक ही फॉर्मूला होता है। आपसे सवाल किया जाएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कौन फॉर्मूला है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन है या भाग लेमा विधि है, जो भी बोलेंगे वो इसका सही होगा। अब आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर में a को भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं, r को शेषफल कहते हैं। ये इस फॉर्मूला का रूल है जो इसको कहा जाता है। अगला नोट है कि भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन या भाग लेमा विधि से HCF ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन या भाग लेमा विधि से क्या ज्ञात किया जाता है। इससे क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, HCF ज्ञात करते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में मौसा कहते हैं कि मौसा ज्ञात करते हैं, यानी HCF ज्ञात करते हैं। तब भाग एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है, HCF ज्ञात किया जाता है, यानी मौसा ज्ञात किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि इसके अलावा कोई और ज्ञात किया जाता है, नहीं ज्ञात किया जाता है। अगला नोट क्या लिखे है कि भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन या भाग लेमा विधि से LCM ज्ञात नहीं किया जाता है। इसमें LCM लिखे है, मतलब LCM के अलावा दूसरा भी चीज रहेगा तो वो भी ज्ञात नहीं होगा। सिर्फ क्या ज्ञात किया जाता है, सिर्फ HCF ज्ञात किया जाता है। ना LCM ज्ञात किया जाएगा, ना भागफल शेषफल, कुछ नहीं ज्ञात किया जाएगा। सिर्फ क्या ज्ञात किया जाएगा, HCF ज्ञात किया जाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए आगे के नोट की ओर चलते हैं। अगला है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान b से बड़ा होता है। a का मान क्या होता है, b से बड़ा होता है, अर्थात a ग्रेटर देन b, यानी कि a से बड़ा b है, b से बड़ा a है, यानी a बड़ा है b से। क्लियर है। यानी कि पूछा जाए कि a और b में कौन बड़ा है तो कौन हो जाएगा, a बड़ा होगा। अगला है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से बड़ा या बराबर, यानी r का मान जो होता है ना 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा b से छोटा होता है। अर्थात यहाँ कंडीशन जो हम लगाए देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा या बराबर, r से बराबर। इसको पैटर्न ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b है। क्लियर है। चलिए इसमें होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a b से बड़ा होता है, b r से बड़ा होता है, r 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस तीनों को ध्यान रखिए अच्छा से कि a जो होता है b से बड़ा होता है, b जो होता है वो r से बड़ा होता है, r होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। तीनों में से कोई रिलेशन पूछे तो बता दीजिएगा कि पूछे a b में कौन बड़ा होता है तो a बड़ा होता है, b r में कौन बड़ा होता है तो b बड़ा होता है, r और 0 में कौन बड़ा होता है, r बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है या बड़ा भी होता है। ठीक है। अब इसमें रिलेशन पूछे कि हमको 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है तो क्या कहेंगे, 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है, हो जाएगा ऐसे। चलिए ये हुआ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तक का नोट। अब आते हैं परिमेय और अपरिमेय के आधार पर। क्या कहा गया, जो संख्या p बटा q के रूप में हो वो या उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या है। हालांकि इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा उसके नीचे का नोट है। क्या देखा हुआ है कि जो संख्या वर्गमूल से बाहर निकल जाए वह क्या है, परिमेय संख्या। अगर मान लिया कोई संख्या वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, अब वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है जैसे कि मान लीजिए वर्गमूल के अंदर 49 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल अगर 7 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वर्गमूल 9 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसमें वही बात कहा गया कि जो संख्या वर्गमूल से बाहर निकल जाए वह परिमेय संख्या है। जैसे में √9 एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए क्या है ये परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए अगला है मेरा क्या कर रहा है कि जो संख्या वर्गमूल से बाहर न निकले वो अपरिमेय संख्या। जो संख्या वर्गमूल से बाहर न निकले वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
दशमलव वाला में आते हैं, जब दशमलव के बाद कोई अंक कुछ स्थानों के बाद रुक जाए अर्थात समाप्त हो जाए, कि दशमलव के बाद देख रहे हैं यहाँ कुछ स्थान के बाद रुक जाए, 3.25 है, ठीक है। इसी के बारे में कह रहा है कि अगर दशमलव के बाद एकदम रुक गया यानी समाप्त हो गया है, तो इस कंडीशन में तो एक निश्चित संख्या पर रिपीट हो, रिपीट वाला भी यहाँ दिया हुआ देख रहे हैं कि यहाँ रिपीट हो। एक कंडीशन है कि खत्म हो जाए, एक निश्चित संख्या का रिपीट हो, या निश्चित संख्या पर आवर्त लगा हो। इसमें क्या है, आवर्त भी लगा रहता है या आवर्त लगा हो। तीनों कंडीशन में वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। ध्यान सुनिए, परिमेय का 3 कंडीशन। पहला, पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। पॉइंट के बाद एक जैसा संख्या रिपीट होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद क्या है, 1.33 रिपीट हो रहा है। और यहाँ देख रहा है कि पॉइंट के बाद क्या है कि यहाँ 1.454545 दिया रिपीट हो रहा है। तो तीनों कंडीशन में क्या होता है, परिमेय होता है। और कभी कभी संख्या में लिखा रहता है कि 1 पॉइंट और 2, 1 पॉइंट रहेगा, 2 पर रेकरिंग रहेगा। तो पॉइंट पर रेकरिंग वाला सवाल तो वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो 3 संख्या परिमेय संख्या दशमलव वाला में ध्यान रखिएगा। कौन कौन ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद अगर पूरा पूरा खत्म हो गया तो भी परिमेय है, पॉइंट के बाद रिपीट हो गया तो भी परिमेय है, और पॉइंट के बाद रेकरिंग है तो भी क्या है, परिमेय है। तीनों कंडीशन में परिमेय होते हैं। लेकिन अब अगला कंडीशन का होता है कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या न समाप्त हुआ न रिपीट हो, यानी कि समाप्त भी न होगा न रिपीट होगा, तो वह संख्या क्या है, वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, न समाप्त हो न रिपीट हो तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए 2 पॉइंट है, 2 5 3 1 5 2 6 4 8 4 5 9 6 5 3 2 4, बहुत संख्या लिखा हुआ है। लेकिन कोई संख्या रिपीटेशन में नहीं आ रहा है। जब कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और न यहाँ खत्म हो रहा है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, और जब ऐसे संख्या आ जाए तो क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। ध्यान रहेगा। चलिए अब आते हैं 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो अनंत होते हैं। यहाँ एक लिखे, इस पर 3 को समझिए कि 2 परिमेय के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, 2 अपरिमेय के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और 2 वास्तविक संख्या के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय वास्तविक 3 को रिलेशन में कोई पूछे तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें अनंत होते हैं या अनेक होते हैं। तो परिमेय के बारे में पूछे, अपरिमेय के बारे में पूछे, वास्तविक के बारे में पूछे, क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या होते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए पूछा जाता है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, पाई अपरिमेय संख्या। और ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का 2 मान होता है। पाई का मान होता है एगो 3.14 होता है, 3.14 डॉलर कुछ लगा रहता है, और एगो होता है 22/7। तो पाई रियली में अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, रियली में अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान जो 3.14 होता है ना, 3.14, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन लगभग 22/7 दिया जाता है, तब 22/7 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 3.14 वो भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब पाई आया है तो पाई पर 2 नोट, 1 2 नोट और देख लीजिए। पाई में होता क्या है कि पाई के साथ अगर कोई संख्या जोड़ के रूप में आएगा, या कोई संख्या घटाव के रूप में आएगा, या कोई संख्या पाई के गुना में आएगा, या पाई के भाग में कोई संख्या आएगा, सारा का संख्या क्या हो जाएगा, सारा का सारा अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई जो है अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या किसी के साथ जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में किसी भी रूप में आता है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पाई के साथ कोई संख्या जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में किसी भी रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ आने वाला संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग में सारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई का मान 22/7 है, वो क्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे आते हैं, लिखा हुआ है एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। एक जो होता है भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं होता। भाज्य अभाज्य 2 से शुरू होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से शुरू ही होगा। तो 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या में जानकारी होगा शायद कि अभाज्य संख्या कौन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 नहीं होते, 11 होते हैं, जो अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होते, वो अभाज्य संख्या होते हैं। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा कि छोटा है ये है, या सबसे छोटा सम कौन है, 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी मेरा कौन है, 2 है। अगला लिखा हुआ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या तो है, लेकिन सबसे छोटा विषम कौन है, तो विषम मेरा 3 है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे है
कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया। क्लियर हो गया ये। अगला नोट देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि p कोई पूर्णांक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो सम संख्या 2p होता है विषम पूर्णांक 2p प्लस 1 होता है। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ना विषम पूर्णांक नहीं लिखाना चाहिए, यहाँ विषम लिखा, यहाँ विषम नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। लिखा रहेगा कि यदि p कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो सम संख्या का रूप जो 2p के रूप में रहेगा विषम संख्या 2p प्लस 1 के रूप में रहेगा। इसको समझिए थोड़ा बारीकी से। कोई भी पूर्णांक मान लिए p है तो सम कहेगा तो 2 गुना कर देंगे तो 2p हो गया। आप विषम कहेंगे तो 1 बढ़ा देंगे तो 2p प्लस 1 हो जाएगा। अगर मान लिया पूर्णांक रूप में p न दे के हमको m दे दिया, क्या दे देगा? m। तो सम का रूप हो जाएगा 2m, अब विषम का हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा। अब वही m की जगह n रहेगा तो सम का हो जाएगा 2n, अब विषम का हो जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर ये वाला? इस टाइप से बन जाएगा। तो m वाला p वाला और हमेशा आते रहते, सो ध्यान रखिएगा। अगला है यदि n कोई अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब गुणनखंड न हो, तो रूट n एक अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिए कि n में कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लिए। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जैसे मान लिए कि हम अभाज्य के रूप में 3 ले लिए, ठीक है ना, तो रूट अंडर 3 क्या है? परिमेय हो गया अपरिमेय। अपरिमेय क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होता, बाहर कैसे निकलेगा? तो ये अपरिमेय हो जाता है। अगर हम अभाज्य के रूप में 11 ले लिए तो रूट 11 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो हमसे सवाल किया जाता है कि यदि मान लिए कि n क्या है? n एक अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या हो जाएगा तो रूट n क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसमें ध्यान रखिएगा। दो लगातार या क्रमागत सम संख्या का HCF यानी मौसह 2 होता है। दो लगातार या क्रमागत सम संख्या का HCF यानी मौसा कितना होता है? 2 होता है। दो लगातार या क्रमागत विषम संख्या का HCF यानी मौसा 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। इस तीनों को समझने के लिए याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझाते ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी संख्या पूछे जाए ना, चाहे सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, प्राकृत, पूर्ण, कोई पूछे जाए तो ध्यान रखिएगा सम संख्या रहेगा तो उसका मौसा 2 होगा। कितना होगा? मौसा 2 होगा। सम संख्या का मौसा कितना होता है? 2 होता है। और सम संख्या के अलावा दुनिया का कोई भी संख्या पूछ दे तो क्या उसका मौसा करिएगा? 1 है। कितना है? 1 है। एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कि सम संख्या अगर लिखा हुआ सम संख्या मिल जाए हमें, कि सम संख्या लिखा हुआ उसका मौसा पूछ रहा है तो उसका मौसा 2 होगा। और सम के अलावा कोई संख्या मिले, प्राकृत मिले, पूर्ण मिले, परिमेय, अपरिमेय, कोई संख्या मिल जाए, चाहे विषम लिखा रहा है, चाहे अभाज्य लिखा रहा है, चाहे अभाज्य लिखा है, सबका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रहेगा, सम के लिए 2, बाकी सब के लिए 1। आगे लिखा हुआ है कि जिन दो संख्या का मौसा 1 होता है, जिन दो संख्या का मौसा 1 होता है वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। सअभाज्य संख्या और दो सअभाज्य संख्या HCF 1 होता है। सअभाज्य संख्या को समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। कहते हैं कि कोई भी दो संख्या लीजिए, चाहे प्राकृत है, सम है, विषम है, बिना सम है, वर्ग है, गुणनखंड होने वाला न होने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दो संख्या ले लिया, दोनों संख्या का मौसा निकालने के बाद कोई दो संख्या लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसका मौसा अगर 1 आ गया तो क्या है? ये सअभाज्य, इसको हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि 16 है, 9 है, ये दोनों तो भाज्य संख्या है लेकिन दोनों का मौसा भी 1 आएगा, तो ये भी क्या है? ये सअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? सअभाज्य। यानी संख्या में कोई रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मौसा अगर 1 आ गया है तो उसको क्या बोलेंगे? हम सअभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सअभाज्य। इसीलिए लिखा गया कि जिन दो संख्या का मौसा 1 होता है वह सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। और जब दो संख्या का मौसा 1 होगा सअभाज्य कहलाएगा, मतलब सअभाज्य का मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दो सअभाज्य संख्या HCF कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। लिखा हुआ है कि यदि a और b दो अभाज्य संख्या हो तो ab का मौसा कितना हो जाएगा? हम जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया है कि सम संख्या रहेगा तो मौसा 2 मारेंगे, बाकी कुछ रहा है तो 1 मारेंगे। और यहाँ कह रहा है a और b दो अभाज्य संख्या। क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मौसा कितना हो जाएगा? 1, तो हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लिखा हुआ यदि a और b दो अभाज्य संख्या हो तो ab का लौसा क्या होगा? तो ab का लौसा ab हो जाएगा। जैसे समझिए इसको एग्जाम्पल से, कि जैसे मान लिए एक अभाज्य संख्या हम लिए 5 या एक लिए 7, इसका मौसा निकालेंगे, कोई कॉमन नहीं है तो मौसा हो जाएगा 1, लेकिन लौसा इसका निकलबे नहीं करेगा, दोनों को गुना कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो अभाज्य संख्या जब होगा ना तो उसका मौसा निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और लौसा जब निकालेंगे ना तो दोनों का गुणनफल यानी AB के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे है कि जब कोई संख्या दशमलव के बाद पूरा समाप्त हो जाए या तो शांत होता है, यदि पूरा समाप्त नहीं हो तो वह अशांत होता है। जैसे
कहते हैं कि दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा शांत है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा है 35.1 2 3 4 5 6, अब वही तक खत्म हो गया तो शांत है। लेकिन यहाँ पर देख रहे 2.35 का जो शांत होगा रुकेगा नहीं रुकेगा, तो इसी को अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। यानी कि दशमलव के बाद रुक गया तो शांत है, नहीं रुका था अशांत है। इसमें भी देख रहे डॉट डॉट लगा हुआ है तो अशांत है। ध्यान रखिएगा डॉट डॉट जब भी लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत। शांत अशांत का तरीका समझिए कि जब डॉट नहीं लगा हुआ है तो शांत है और डॉट लग गया तो अशांत है। लेकिन परिमेय अपरिमेय में उसका रूल नहीं फॉलो करता है। पहले शांत अशांत क्लियर हो गया कि यानी जब दशमलव में रहेगा और दशमलव के बाद अगर हम देखें कि रुक गया था शांत है, नहीं रुका था अशांत है। ठीक है। लेकिन कहीं बट्टा में कभी कभी रहता है। यदि कोई संख्या p बट्टा क्यू के रूप में क्या हो, p बट्टा क्यू के रूप में और q का अभाज्य गुणनखंड यानी नीचे का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो, यहाँ लिखा हुआ है 2 के पावर m इंटू 5 बार n के रूप में हो, तो वह शांत होता है। क्या होता है? वह शांत होता है। इसको ध्यान रखिएगा बारीकी से कि अगर मान लीजिए सवाल भी पूछा जाता है कि जब कोई संख्या p बटा q के रूप में हो या कहेगा अंश बटा हर के रूप में हो तो हर का गुणनखंड कैसा होना चाहिए, तो उसका गुणनखंड कैसा होना चाहिए? 2 का पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है। इसी में लिखा हुआ अर्थात इसमें कहते हैं हर का गुणनखंड मतलब अभाज्य यानी q का गुणनखंड होता है, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या 2 और 5 होना चाहिए। यानी कि इसका जब गुणनखंड करेंगे नीचे वाला ना, और नीचे गुणनखंड करने के बाद अगर नीचे सिर्फ 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाएगा तो अशांत होगा। इसको अगर बारीकी समझना है तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सब्जेक्टिव बताए हुए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें बताए हुए हैं, उसमें सारा हम सब्जेक्टिव डिटेल में बताए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ समझ में आ रहा है तो आपको ध्यान रखिएगा और इसको याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछे 13/8 क्या है? शांत है। 17/625 क्या है? शांत है। आपको 23/200 शांत है। आपको क्या है ये 13/48 है। 48 तोड़ने पर 3 नीचे आ जाता है तो ये अशांत होता है। ठीक है। यानी कि इसको तोड़ के चेक करेंगे, नीचे में इस समय सिर्फ नीचे 2 और 5 आता है, इसमें केवल 2 आता है, केवल 5 आता है, में 2 5 दोनों आता है, लेकिन इसमें 3 आ जाता है एक्स्ट्रा। तो सिर्फ 2 आया तो शांत है, सिर्फ 5 आया तो शांत है, 2 5 दोनों आते हो शांत है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या जो होता है ना उसको दशमलव प्रसार में लाते हैं तो शांत भी होता है अशांत भी होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती यानी अशांत होता है। परिमेय संख्या इसको ध्यान रखने ऐसे ध्यान रखते हैं, परिमेय संख्या शांत रहता है अशांत दोनों होता है। परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है? अशांत होता है। ध्यान रहेगा। चलिए, और ये है इसका बेस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो ध्यान रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ का संबंध है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि दो संख्या ए बी हो, ध्यान रखिएगा, तो उसका एचसीएफ एलसीएम का निम्न संबंध है। यानी कि एचसीएफ एलसीएम का जो संबंध है वो नीचे दिया गया। क्या दिया है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एचसीएफ, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा या लौसा गुने मौसा बोलते हैं, जो आपको ध्यान होगा शायद। इसी से चारों फॉर्मूला बनते हैं। क्या कहते हैं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बोलिए, या लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पूछा जाता है कि यदि दो संख्या ए और बी है तो एचसीएफ गुने एचसीएफ या लौसा गुने मौसा बराबर क्या होगा? तो रहता ऑप्शन में ए गुने बी, ए बट्टा बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए गुने बी हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ से दो फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है कि यहाँ से एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम बट्टा में आ जाता है। तो क्या हो जाता है? ए गुने बी बट्टा एलसीएम, एलसीएम निकालना एचसीएफ बट्टा में जाता है तो ए गुने बी बट्टा एचसीएफ। ये हुआ फार्मूला होता है जिस पर सवाल बनते हैं। और एक और नोट होता है कि अगर मान लीजिए दोनों ऊपर नीचे हो जाए, जैसे ए गुने बी बट्टा एचसीएफ गुने एलसीएम, कभी कभी यही ऊपर रहेगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टा ए गुने बी रहेगा, तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहता है। ठीक है, 1 के बराबर हो जाता है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बना हुआ है, ताकि मतलब जितना परिमेय है जितना अपरिमेय सब मिलकर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में दोनों रहता है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसको बारीकी समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 संख्या दिए, एगो 2 दिए है, एगो √2 दिए है, तो
ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों मिला के वास्तविक तो है। तो पहला वाला नोट मेरा सही हुआ कि प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक हो गया। लेकिन निचका वाला नोट जो क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, यानी प्रत्येक वास्तविक दोनों है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, परिमेय है नहीं है, दोनों के दोनों अपरिमेय है नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। चलिए क्लियर है इतना। चलिए इतना देखने के लिए थैंक यू। अब इस नोट को आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पाए हैं, एमबीडी का ऑब्जेक्टिव हम बना दिए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। या इसके अलावा इस चैप्टर का यानी पहला चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या है सब्जेक्टिव है, जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं हमेशा या आ सकते हैं चांस है, वैसा सब्जेक्टिव हम क्या किए वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, यहाँ या हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, लिंक से आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा बुक के कोई भी चैप्टर का जो क्वेश्चन है जो आप देखना चाहते हैं या नहीं देख पाए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। और ये नोट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।